Hello everyone, a very warm good morning to all of you. जैसा कि हम सबको पता है कि लगभग 2 से 3 महीने के बाद हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू होने जा रहे हैं और बहुत सारे स्कूल्स में ये टाइम होगा कि प्री बोर्ड्स भी शुरू होने वाले होंगे कुछ दिनों के बाद। तो हम कंप्यूटर साइंस क्लास 12th के लिए क्लासेस शुरू कर रहे हैं आज से। सबसे पहले हम सिलेबस देखते हैं कि हमारे बोर्ड का क्या सिलेबस है। अगर हम बात करें तो हमारे कंप्यूटर साइंस 3 यूनिट्स में डिवाइडेड है। पहली यूनिट है हमारी कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग पार्ट 1 हम इसका क्लास 11th में पढ़ चुके हैं भाई। लूप्स, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, स्ट्रिंग, टपल्स, वो सारा कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग पार्ट 2 में आएगा, पार्ट 1 में आएगा। अब हम इसका पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। तो क्लास 12th में हम जो कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग पार्ट 2 है वो 40 मार्क्स का है और उसमें 5 चैप्टर्स आते हैं। पहला चैप्टर है आपका रिव्यू ऑफ क्लास 11th, जिसमें हम जितना भी हमने क्लास 11th में पढ़ा है, जितने भी कंसेप्ट पढ़े हैं उसको हम फिर से यहाँ पर रिवाइज करेंगे। सेकेंड चैप्टर हमारा फंक्शंस, थर्ड चैप्टर हमारा एक्सेप्शन हैंडलिंग, फोर्थ चैप्टर हमारा डेटा फाइल हैंडलिंग और फाइनल चैप्टर है इस यूनिट में हमारा डेटा स्ट्रक्चर्स। सेकेंड यूनिट है हमारी कंप्यूटर नेटवर्क्स जो कि 10 मार्क्स की है और जो थर्ड यूनिट है हमारी डेट इज डेटाबेस मैनेजमेंट, इसमें 3 चैप्टर्स हैं हमारे। डेटाबेस कंसेप्ट्स, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज दैट इज एसक्यूएल एंड इंटरफेस ऑफ पाइथन विद एसक्यूएल डेटाबेस। अब हम इन चैप्टर्स को देखते हैं क्योंकि ये यूनिट हमारे मार्क्स 40, 10 और 20 मार्क्स के हैं, तो उसमें जो सब चैप्टर्स है वो लगभग कितने मार्क्स के वेरी करते हैं हमारे, तो उसकी बात करते हैं। अगर हम पहली यूनिट की बात करें डेट इज कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग पार्ट 2, इसमें 5 चैप्टर्स हमारे। रिव्यू ऑफ क्लास 11 बहुत इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा चैप्टर, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो इसी चैप्टर का है। लगभग 17 to 19 मार्क्स में वेरी करता है, 17 से 19 मार्क्स में वेरी करता है। तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बहुत ज़्यादा। क्लास 11th के जो भी कंसेप्ट हैं हमारे वही हम यूज़ करने वाले हैं और बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन ही आते हैं, बेसिक क्वेश्चन आते हैं। जनरली यहाँ से हम 1 मार्क्स से 2 मार्क्स के क्वेश्चन देखते हैं। तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो यहाँ से आप 17 पूरे के पूरे खींच सकते हैं। उसके बाद आपका सेकेंड चैप्टर है फंक्शंस, ये 7 नंबर का है। आपको वेटेज यहाँ कम लग रहा होगा, लेकिन ये चैप्टर अगर मैं बात करूँ इस यूनिट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि फंक्शन से डायरेक्टली क्वेश्चन 7 नंबर के आएंगे। लेकिन अगर आप पूरे पेपर को उठा के देखेंगे, आगे जो भी हम कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, चाहे वो फाइल हैंडलिंग हो, डेटा स्ट्रक्चर्स हो, आपको पेपर में क्वेश्चन भर भर के मिलेगा। डिफाइन अ फंक्शन, राइट अ फंक्शन, क्रिएट अ फंक्शन। तो फंक्शंस में ही आपको क्वेश्चन आएंगे, आपको प्रोग्राम नहीं बनाना होगा, वो आपको फंक्शंस की फॉर्म में बनाना होगा। तो ये चैप्टर ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आपको इसके कंसेप्ट से क्लियर नहीं होंगे तो आगे जाके आपको ही प्रॉब्लम क्रिएट होगी किस चीज़ के लिए, आपको प्रोग्राम बनाने के लिए। फिर हमारा आता है थर्ड चैप्टर, आता है एक्सेप्शन हैंडलिंग, जो कि 1 मार्क्स का है, 1 या 2 मार्क्स का यहाँ से वेरी करता है और इजी चैप्टर है, बहुत आराम से हो जाता है। फिर फोर्थ चैप्टर है डेटा फाइल हैंडलिंग, 12 नंबर का है, बड़ा चैप्टर है, बड़ी यूनिट है ये बहुत, मतलब क्या कहते हैं, इसमें हम 3 तरह की फाइल्स के ऊपर काम करने जा रहे हैं। टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल और CSV फाइल। जनरली बच्चों को इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं या उनको लगता है कि चीज़ें कैसे होंगी, तो ईजी है कुछ। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो बहुत आराम से क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, तो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा फिफ्थ यूनिट है डेटा स्ट्रक्चर्स। डेटा स्ट्रक्चर में भी स्टैक हमारे कोर्स में है, पहले क्यू हुआ करता था लेकिन क्यू हट चुका है, सिर्फ स्टैक है। तो यहाँ पे स्टैक का क्वेश्चन आएगा और आएगा एक प्रोग्राम आएगा हर हालत में 3 नंबर का। और जनरली अगर इस पूरी यूनिट की बात करें, 5 चैप्टर हैं तो आपस में वेरी कर, ऐसे मान लीजिए एक्सेप्शन हैंडलिंग का 2 नंबर का उन्होंने क्वेश्चन दे दिया तो फंक्शन 1 नंबर हट जाएगा या रिव्यूज 1 नंबर हट जाएगा। कई कबार डेटा स्ट्रक्चर से आप वो MCQs में क्वेश्चन दे देते हैं तो वो 4 नंबर का वेटेज हो जाता है। तो वहाँ से चीज़ें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती हैं, लेकिन घूम फिर के ये पूरे 5 चैप्टर 40 मार्क्स के हैं, इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं कंप्लीट करेंगे तो मान के चलिए आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी चैप्टर्स में। फिर हमारी सेकंड यूनिट है कंप्यूटर नेटवर्क्स, बेसिकली थ्योरेटिकल चैप्टर है। एक 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है यहाँ से, 5 नंबर में 5 सब पार्ट्स होंगे 1 नंबर वाले, और बाकी बचे जो 5 नंबर, क्योंकि 10 मार्क्स की ये यूनिट है तो उसमें 1 नंबर या 2 नंबर के बेसिक डेफिनेशन क्वेश्चंस बनते हैं। इजी है, आप आराम से कर सकते हैं, बहुत ही अगर तरीके से आप करने बैठेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगी ना। फिर थर्ड यूनिट है हमारी डेटाबेस मैनेजमेंट, इसमें 3 चैप्टर्स हैं। डेटाबेस कंसेप्ट, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज और इंटरफेस ऑफ पाइथन विद एसक्यूएल डेटाबेस। जनरली हम बात करें डेटाबेस और एसक्यूएल, जो कि है डेटाबेस कंसेप्ट और स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, ये मिला के 14 मार्क्स का आता है। इंटरफेस जनरली हमारा 6 मार्क्स का आता है। तो कई बार क्या होता है कि इंटरफेस में वो MCQs वाले क्वेश्चन नहीं देते, वो MCQs वाले क्वेश्चन डेटाबेस में दे देते हैं, तो वहाँ पे 5 नंबर का हो जाता है। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज से आपको 2 क्वेश्चन 4 नंबर वाले हर हालत में मिलेंगे।
एक क्वेरी डिज़ाइन करने के लिए और एक आउटपुट निकालने के लिए। और इंटरफेस से एक 4 नंबर का प्रोग्राम मिलेगा। कई बार इंटरफेस से वो MCQs में 1-2 नंबर वाले पूछ लेते हैं, तो ये 6 हो जाते हैं। मतलब आपस में कुल मिला के ये 20 मार्क्स का होगा। डेटाबेस से हट के, डेटाबेस कंसेप्ट से हट के आपका इंटरफेस में आ जाएगा, तो वहाँ पे वो वेरी कर जाएगा। ये जो मैंने वेटेज निकाला है, ये जो इस बार का हमारा सैम्पल पेपर आया था CBSE का, उन्होंने किस चैप्टर से कितने मार्क्स का दे रखा था, मैंने उसके अकॉर्डिंग निकाल के दिया है यहाँ पे। लेकिन जनरली इंटरफेस आपका 5 से 6 नंबर का आता है, डेटाबेस कंसेप्ट 3 नंबर या 4 नंबर का वेरी कर जाता है। तो आपस में वेरी करके 20 मार्क्स में डिवाइड कर लेते हैं अपने आप को। 70 मार्क्स का हमारा पूरा पेपर होता है, 30 मार्क्स का हमारा प्रैक्टिकल होगा। देखिए मेरा हमेशा से मानना है कि आप 70 मार्क्स पे फोकस करें, 30 आराम से आ जाएंगे, क्योंकि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आपको कोडिंग करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो कंसेप्ट क्लियर करने पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे रट नहीं सकते आप चीज़ें, यहाँ पे चीज़ें ऐसे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक कॉमा इधर का उधर हो जाएगा तो पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाता है। तो इसीलिए कंसेप्ट पे ध्यान दीजिएगा, बहुत आराम से चीज़ें हो जाती हैं। जनरली लोग कहते हैं कि टफ है सब्जेक्ट, टफ है सब्जेक्ट, टफ नहीं है। अगर आप पे कंसेप्ट क्लियर होंगे तो बहुत ज़्यादा इजी बन जाता है, और क्या कहते हैं, आगे कैरियर में आपकी डायरेक्टली काम करेगा ये। तो आज हम शुरू करते हैं हमारा पहला चैप्टर, डेट इज पाइथन रिवीजन टूर 1। अब पाइथन रिवीजन टूर जो कि क्लास 11 के कंसेप्ट हैं, इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक रिवीजन टूर 1, एक रिवीजन टूर 2। रिवीजन टूर 1 में मैं लूप्स तक लेके चलूंगा, और रिवीजन टूर 2 में मैं वही आपके स्ट्रिंग्स, लिस्ट, टपल्स, डिक्शनरी वाले कंसेप्ट क्लियर करूंगा। तो बात करते हैं रिवीजन टूर 1 की। अब जो पाइथन है, पाइथन किसने डेवलप किया था? पाइथन डेवलप किया था आपके गाइडो वैन रोसम ने, जो कि डच प्रोग्रामर था। कहाँ डेवलप किया था? नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस इन 1991। जो पाइथन है वो आपकी किससे मिलकर बनी थी? 2 लैंग्वेज से मिलकर बनी थी, एक ABC और मॉड्यूलर 3। इन दोनों से मिलकर हमारी क्या बनी थी? प्रोग्रामिंग पाइथन लैंग्वेज। कुछ कंसेप्ट्स ABC से लिए थे, कुछ कंसेप्ट्स मॉड्यूलर 3 से लिए गए थे, और हमारी अल्टीमेटली पाइथन प्रोग्रामिंग क्या हो गई थी? डिजाइन हो गई थी। जनरली क्वेश्चंस आते नहीं है बोर्ड में यहाँ से, कि आपसे नहीं पूछा जाएगा कि किसने बनाई थी, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए, वाइवा में जनरली पूछ लिया जाता है। और बेसिक्स हैं ये चीज़ें, अगर आपको नहीं पता होंगी तो दिक्कत वाली चीज़ें। बात करते हैं फीचर्स ऑफ पाइथन की। तो अगर सबसे पहले फीचर की बात करें तो पहला फीचर है इजी टू यूज़। इजी टू यूज़ में क्या है? बहुत ही आराम से हम यूज़ कर सकते हैं, और आसान है लैंग्वेज पढ़ना समझना। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज का मतलब ये है कि यहाँ पर जो कोड है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है। जैसे अगर मैं लिखूँ प्रिंट, मैंने लिखा प्रिंट हेलो, तो ये प्रिंट, अगर मैं वर्ड की बात करूँ तो नॉन प्रोग्रामर भी है वो समझ जाएगा कि प्रिंट का क्या मतलब है, डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करूं, जैसे मैं अगर बात कर रहा हूं C++ की, तो वहां पे लिखते हैं सी आउट, सी आउट हेलो, तो ये आउटपुट प्रिंट कर देगा सी आउट हेलो। तो सी आउट का मतलब क्या होता है? ये जनरली बच्चे या जो नॉन प्रोग्रामर से काउट बोल देगा। सी आउट इज फॉर कंसोल आउटपुट। ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, नॉन प्रोग्रामर को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है। ऑब्वियसली बात है, प्रोग्रामर होंगे तो आपको पता होगा सी आउट लिखा है, कंसोल आउटपुट है, प्रिंट कराने काम आ रहा है। लेकिन अगर प्रिंट और सी आउट में मैं कंपैरिजन करूं, तो प्रिंट है वो और ज़्यादा एक्सप्रेसिव है। तो जो पाइथन का कोड होता है वो एक्सप्रेसिव होता है, नॉन प्रोग्रामर्स भी उसको देखकर एटलीस्ट थोड़ा बहुत समझ पाएंगे। दूसरा है बच्चे, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। पाइथन हमारी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। अब 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है इंटरप्रेटर, एक होता है कंपाइलर। क्या होता है, जब भी हम कभी भी कुछ प्रोग्राम लिखते हैं तो हम जनरली इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट से मिला के लिखते हैं। जो कंप्यूटर होता है हमारी बाइनरी लैंग्वेज को समझता है या मशीन लैंग्वेज समझता है। किसको समझता है? बाइनरी या मशीन लैंग्वेज को समझता है। ठीक, जिसे हम ऑब्जेक्ट कोड भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? बाइनरी कोड, मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट कोड है, अब ये ऑब्जेक्ट कोड, मशीन कोड या बाइनरी कोड किस फॉर्म में होता है? 0-1 के फॉर्म में होता है। तो अल्टीमेटली जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं, हम प्रोग्राम को क्या बोलते हैं? कोड। और हम और स्पेसिफिक बोले तो हम क्या बोलते हैं? उसको सोर्स कोड बोलते हैं। जब भी हम कभी भी सोर्स कोड लिखते हैं तो वो अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट होता है? बाइनरी कोड, मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड में, जो कि 0-1 की फॉर्म में होता है। तो ये कन्वर्जन का काम कर रहे होते हैं हमारे कंपाइलर या इंटरप्रेटर। ठीक है। अब दोनों का काम एक ही है कि वो मशीन कोड को हमारे क्या कहते हैं, सोर्स कोड को अल्टीमेटली मशीन कोड में ही कन्वर्ट करेंगे। लेकिन काम करने के तरीके में डिफरेंस है। जो कंपाइलर होता है वो हमेशा प्रोग्राम को टॉप टू बॉटम रीड करता है, मतलब पहली लाइन से लास्ट लाइन तक प्रोग्राम को रीड करेगा, और जहां जहां पे भी एरर आएंगे
उनको अपने पास होल्ड करता रहेगा कि लाइन नंबर 1 पे आए, 2 पे आए, 3 पे आए, 7 पे आए, और पूरे प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद मुझे लिस्ट ऑफ क्या देगा, कोड्स दे देगा, लिस्ट ऑफ क्या कहते हैं, एरर्स दे देगा कि इस लाइन पे ये एरर, इस लाइन पे ये एरर, आप ठीक कर लीजिए। उसके हम ठीक करते हैं, फिर से हम कंपाइल करते हैं। अगर पूरा प्रोग्राम में कुछ भी एरर्स नहीं है तो क्या होता है, वो फाइनली ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है। इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर यही काम लाइन बाय लाइन करता है। मतलब मान लीजिए अगर किसी भी प्रोग्राम में थर्ड लाइन में कोई एरर है तो इंटरप्रेटर पहली लाइन रीड करेगा, दूसरी लाइन रीड करेगा, तीसरी लाइन रीड करेगा, और जैसे ही एरर आएगा थर्ड लाइन पे वो वहीं रुक जाएगा। वो कहेगा भैया मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं, पहले इसको ठीक करो, जब तक इसको ठीक नहीं करोगे मैं आगे नहीं जाऊंगा। कंपाइलर यहाँ पे क्या कर रहा था, वो थर्ड लाइन पे जब एरर आई थी उसने अपने पास होल्ड कर लिया था, और चौथी लाइन पे आगे बढ़ गया था, और पांचवी लाइन पे और आगे बढ़ता गया, जहां से एरर आता गया वो क्लोज करता गया। ठीक है, यहाँ पर इंटरप्रेटर क्या हो रहा है, यहाँ पे वो रुक जाता है जब तक वो एरर ठीक नहीं होगी, फिर आगे बढ़ेगा, फिर से हमें फिर से क्या इंटरप्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे चीजें क्या होती है, लाइन बाय लाइन होती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है इंटरप्रेटर और कंपाइलर के बीच में। और जो हमारा पाइथन है वो क्या है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। फिर हम बात करते हैं पाइथन की, वो क्या है, क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है। क्या है क्रॉस प्लेटफॉर्म, मतलब डिफरेंट डिफरेंट, चाहे आपका बैक ओएस हो, आपका क्या कहते हैं विंडोज हो, आपका ये हर जगह पे बड़े आराम से चल जाता है। फिर आता है फ्री एंड ओपन सोर्स। फ्री है, फ्रीली हम डाउनलोड कर सकते हैं, और ओपन सोर्स है मतलब आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और कंपनीज भी आज के ऊपर काम करती है, अपने फीचर्स कुछ ऐड ऑन कर सकती है। एक्सटेंडेबल मतलब इसमें फीचर्स कई हम ऐड कर सकते हैं, कई सारे मॉड्यूल्स, हम आगे जाके हम चैप्टर आएगा मॉड्यूल्स हमारा फंक्शंस में, तो हम डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, इसकी जो खुद की लाइब्रेरी है, खुद के जो फीचर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं, आप कहीं भी यूज़ करते बहुत आराम से काम कर सकते हैं। फिर आता है आपका GUI प्रोग्राम, GUI प्रोग्रामिंग। GUI प्रोग्रामिंग क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आप जितने भी ग्राफिकल सॉफ्टवेयर्स हैं ग्राफिक्स की हेल्प से, वो सब आप यहाँ आराम से क्रिएट कर सकते हैं। डेटाबेस इंटरफेस, ये हमारा चैप्टर भी आएगा जब हम यूनिट पढ़ेंगे क्या कहते हैं डेटाबेस वाली, कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम, ये जो हमारी पाइथन है वो दुनिया की लगभग हर डेटाबेस से कनेक्ट हो जाता है बहुत आराम से। ठीक है, और किसी भी सॉफ्टवेयर को बनने के लिए, काम करने के लिए दो चीज़ चाहिए होती है, एक डेटाबेस और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसीलिए क्योंकि पाइथन अलग अलग डेटाबेस से कनेक्ट हो जाता है, तो इसीलिए इसका क्या है, डेटाबेस इंटरफेस का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बाकी इसके बारे में जब चैप्टर आएगा तब हम बहुत ढंग से पढ़ने वाले हैं कि क्या होता है, क्या जरूरत होती है, क्यों पढ़ते हैं। फिर आता है ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर, मतलब यहाँ पे जो अनयूज्ड मेमोरी है वो खुद ब खुद फ्री हो जाती है, मुझे फ्री नहीं करना पड़ता। अगर मैं बात करूँ सी की बात करूँ, तो मुझे क्या करना पड़ता है, वहाँ पे मैलॉक कैलॉक के थ्रू क्या करना, मेमोरी एलोकेट करनी पड़ती है, मेमोरी डी एलोकेट करनी पड़ती है। ऐसे बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होता है, मुझे मेमोरी क्रिएट करनी पड़ रही है और यूज़ करने के बाद उसको खुद जाके मैनुअली डिस्ट्रॉय करना पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, पाइथन खुद ब खुद अनयूज्ड वेरिएबल्स को फ्री करता जाता है। इससे क्या होता है, हमारी मेमोरी जो होती है वो बाकी सारे काम के लिए फ्री रहती है। ठीक है, फिर वही लार्ज स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फिर से आ गया, यहाँ पे हमारा GUI प्रोग्रामिंग फिर से आ गया, डेटाबेस इंटरफेस फिर से आ गया। ये वही पॉइंट्स हमारे दोबारा लिखे हुए हैं, तो इनको हमें नहीं देखना है। ठीक है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर अगर हम आगे आए, कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। सबसे पहले क्योंकि इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, जितनी भी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, क्योंकि बार बार मुझे इंटरप्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फास्टेस्ट लैंग्वेज नहीं है। कंपाइल्ड लैंग्वेज हमेशा फास्टेस्ट होती है, बहुत ज़्यादा मतलब फास्टेस्ट नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, लेकिन फिर भी अगर कंपैरिजन करें हम कंपाइल्ड लैंग्वेज के मुकाबले, तो ये बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट लैंग्वेज नहीं है। फिर नॉट स्ट्रॉन्ग ऑन डेटा टाइप्स, मतलब यहाँ पे डेटा टाइप्स नहीं होते हैं। मुझे अगर मैंने किसी वेरिएबल को x इजिकल टू 4 लिख दिया और आगे जाके x इजिकल टू अमित लिखने की कोशिश करी, तो एरर नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे वो टाइप डिफाइन नहीं करते हैं। हम यहाँ पे कभी भी किसी भी समय हम कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हैं, इस वजह से कई बार एरर भी आ जाते हैं। फिर आते हैं, क्योंकि पाइथन के प्रोग्राम्स में कोई सिंटेक्स नहीं होता जनरली। ठीक है, जनरली सिंटेक्स नहीं होता, मतलब अगर हम बात करें C++, जावा की, तो इनके जो लिखने के तरीके होते हैं, सिंटेक्स होता है, ग्रामर होती है, लिखने का तरीका होता है, वो लगभग लगभग सेम है। तो ये प्रोग्राम आपस में कन्वर्ट आसानी से हो जाते हैं। लेकिन जो पाइथन के प्रोग्राम्स होते हैं वो आसानी से कन्वर्ट नहीं होते। मैंने ये नहीं कहा कि कन्वर्ट नहीं होते, डेफिनेटली कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन आसानी से कन्वर्ट नहीं होते। कई प्रोग्राम्स होते हैं, कहीं ना कहीं एरर की दिक्कत, कहीं ना कहीं डेटा टाइप की दिक्कत आ रही होती है, या किसी की छोटी मोटी दिक्कत आ रही होती है, उनको हमें करने आसानी से नहीं हो पाती। इसीलिए हम क्या लिखते हैं, नॉट इजिली कन्वर्टेबल टू अदर लैंग्वेज प्रोग्राम्स ड्यू टू लैक ऑफ सिंटेक्स। अब पाइथन के ऊपर बात करते हैं। पाइथन पे हम दो तरीके से काम कर सकते हैं, एक होता है इंटरेक्टिव मोड, एक होता है स्क्रिप्ट मोड। इंटरेक्टिव मोड क्या होता है भाई, जब हम पाइथन ओपन करते हैं तो एक
विंडो एक प्रॉम्प्ट बन के आता है, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरेक्टिव मोड बोलेंगे। उसमें हम डायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस टाइप कर सकते हैं और रिजल्ट देख सकते हैं। ठीक है, जैसे हमें सामने दिख रहा है, ये हमारा शेल है, मैंने लिखा डायरेक्ट क्या कहते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लिखा, प्रिंट लिखा पाइथन प्रोग्रामिंग, और इसका रिजल्ट भी हमने नीचे ही देख लिया वहीं पे। तो यहाँ पे कोड हमारा सेव नहीं होता है, हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये जनरली कब यूज होता है, जब मुझे कोई भी स्टेटमेंट चेक करना होता है कि वो सही है कि नहीं, मुझे पूरा प्रोग्राम चला के नहीं देखना है, एक स्टेटमेंट चेक करना है कि सही है, तो हम किसका यूज करते हैं, इंटरेक्टिव मोड का बोल देते हैं। अब इंटरेक्टिव मोड से दिक्कत ये है कि पाइथन के प्रोग्राम्स कहीं सेव नहीं होते। उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लेके आते हैं स्क्रिप्ट मोड को। किसको लेके आते हैं, स्क्रिप्ट मोड को लेके आते हैं। यहाँ पे जब भी हम प्रोग्राम लिखेंगे कोई भी, तो प्रोग्राम को लिखने के बाद हमें उसे सेव करना पड़ेगा। सेव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा नाम से, और उसका क्या एक्सटेंशन आएगा, डॉट पी वाई। मतलब मान लो मैंने कोई प्रोग्राम बनाया, उसके बाद मैंने सेव किया उसे हेलो डॉट पी वाई से, तो ये क्या है, पाइथन प्रोग्राम की फाइल है। पी वाई क्या होता है, डॉट पी वाई एक्सटेंशन होगा, ये बताएगा कि ये जो फाइल है ये किस टाइप की है, पाइथन टाइप की है। ठीक है, और जो भी हमारे इंस्ट्रक्शन सेव होंगे वो क्या कहलाएंगे, हमारे पाइथन स्क्रिप्ट कहलाएंगे या पाइथन प्रोग्राम कहलाएंगे। ठीक है, जनरली कहाँ यूजफुल होते हैं, जब मुझे प्रोग्राम को क्रिएट करना होता है और आगे उसको यूज करने के लिए, सेव करने के लिए, आउटपुट लेने के लिए क्या करना पड़ता है, सेव कराना पड़ता है, तो हम किसका यूज करते हैं, स्क्रिप्ट मोड का। शॉर्टकट की जनरली क्या है हमारी रन कराने की, वो क्या है, F5 की। अब हम बात करते हैं टोकन्स की। देखिए यहाँ से चीजें अब इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चंस बन जाते हैं, डेफिनेशन डायरेक्टली पूछ लेते हैं। तो थोड़ा सा अब यहाँ से एक्स्ट्रा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से क्वेश्चन अब डायरेक्टली बनने लगेंगे। जहाँ जहाँ टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा वहाँ मैं आपको पहले ही बता दूंगा कि ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके बोर्ड के क्वेश्चन हर हालत में बनेंगे। टोकन्स क्या होते हैं, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम इज नोन एज टोकन और लेक्सिकल यूनिट। प्रोग्राम्स हमारे मिलकर इन छोटी छोटी चीजों से, ये बेसिक फंडामेंटल होते हैं, हमारे यूनिट्स होते हैं जिनसे मिलकर हमारा प्रोग्राम बनता है, वो क्या कहलाते हैं, टोकन्स कहलाते हैं। टोकन्स का दूसरा नाम क्या है, लेक्सिकल यूनिट। पेपर में कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन डायरेक्टली ये ना पूछेगा, ये नहीं पूछेगा व्हाट आर टोकन्स, वो क्वेश्चन कर सकता है व्हाट आर लेक्सिकल यूनिट्स। तो लेक्सिकल यूनिट्स क्या होते हैं, लेक्सिकल यूनिट्स वही होते हैं, टोकन्स होते हैं, स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन अ प्रोग्राम। ये क्या कहलाएंगे, हमारे टोकन या लेक्सिकल यूनिट। 5 तरह के होते हैं, कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स और पंक्चुएटर्स। अब हम एक एक करके इनको देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कीवर्ड्स की। कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स आर द स्पेशल रिजर्व वर्ड्स विच कन्वे अ स्पेशल मीनिंग टू इंटरप्रेटर। कीवर्ड्स क्या होते हैं, कुछ स्पेशल वर्ड्स होते हैं जो कि रिजर्व होते हैं, इनका कोई ना कोई स्पेशल मीनिंग होगा, इनका कोई ना कोई स्पेसिफिक ऑपरेशन होगा, स्पेसिफिक काम होगा, ये उसी काम के लिए यूज होंगे, बाकी किसी काम के लिए यूज नहीं होंगे। हाँ, इस समय हमारे पास लगभग 35 क्या है, कीवर्ड्स अवेलेबल है। ट्रू, फॉल्स, नन, एंड, डीएफ। जब हम कोई भी फंक्शन बनाते हैं उससे पहले हम कीवर्ड डीएफ लिखते हैं डेफिनेशन के लिए। ब्रेक, एल्स, ग्लोबल, फॉर, इफ, फ्रॉम, इंपोर्ट, ट्राई, रिटर्न, पास, ये हम आगे जाके धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। इन, नॉट, इज, ट्राई, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे धीरे धीरे। जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक चीज है, ध्यान रखिएगा कि जितने भी कीवर्ड्स हैं वो स्मॉल लेटर्स में है। आगे जाके अभी आइडेंटिफायर्स हम पढ़ेंगे तो उसमें काम आएगा ये। ट्रू, फॉल्स और नन, ये तीनों, यही तीन ऐसे क्या है हमारे कीवर्ड्स हैं जिनका पहला अल्फाबेट कैपिटल है। यानी ट्रू का टी कैपिटल है, फॉल्स का एफ कैपिटल है और नन का एन कैपिटल है हमारा। नन का एन कैपिटल। ठीक, तो इसका ध्यान रखिएगा, ये चीजें इंपॉर्टेंट है कि ट्रू, फॉल्स और नन का क्या है कीवर्ड में, ये चीज इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने ये लिख दिया ट्रू, तो ये कीवर्ड नहीं है, कीवर्ड आपका ये है आपका। ठीक है, याद रखिएगा कि अब मैंने अगर लिख दिया एन, नन, तो ये आपका कीवर्ड है लेकिन ये आपका कीवर्ड नहीं है। इसलिए याद रखिएगा पाइथन हमारी क्या होती है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है। यहाँ पे कैपिटल लेटर्स या अपर केस अल्फाबेट्स और लोअर केस अल्फाबेट्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, अगर हम कभी भी, जस्ट फॉर नॉलेज है, ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर कुछ नॉलेज एक्स्ट्रा मिलती है तो मेरे ख्याल से उसे ले लेना चाहिए, और कहीं ना कहीं आगे जाके वो काम आती है और आपको काफ़ी सारे लोगों से अलग कर देती है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। तो एक हमारे पास एक मॉड्यूल है कीवर्ड नाम का, मैं उसे इंपोर्ट कराऊंगा। इंपोर्ट कराने का हम आगे देखेंगे, इंपोर्ट क्यों करा रहे हैं, जो हमारा वो चैप्टर आएगा। फिलहाल मुझे अगर कीवर्ड्स की लिस्ट देखनी होगी तो मेरे पास एक KW लिस्ट करके एक कांस्टेंट है,
ठीक है, उसका यूज़ करूंगा। जैसे मैं लिखूंगा कीवर्ड डॉट KWList, तो जितने भी मेरे पास आपके क्या कहते हैं हमारे कीवर्ड्स अवेलेबल हैं पाइथन में, वो सब के सब क्या होंगे, डिस्प्ले हो जाएंगे। ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, कीवर्ड्स हैं। आप एक बार उसको पढ़ लीजिएगा, हालांकि अगेन इंपॉर्टेंट नहीं, पता होना चाहिए। हम जनरली हम कीवर्ड्स आगे जाके हम यूज़ ही कर रहे हैं, तो इसको याद करने की भी जरूरत नहीं, हम पढ़ते जाएंगे आगे और खुद ब खुद हमें याद होता रहेगा कि अच्छा ये हमारे कीवर्ड्स है। बस आप ध्यान रखिएगा कि फॉल्स, नन और ट्रू, ये तीन ऐसे हैं जिनका पहला अल्फाबेट क्या कैपिटल होता है। फिर हम बात करते हैं आइडेंटिफायर्स की। अब देखो आइडेंटिफायर्स वर्ड में क्या होता है, आइडेंटिफाई यानी पहचानना। आइडेंटिफायर क्या होता है, आइडेंटिफाई करना यानी पहचानना। मैं आपको कैसे पहचानूंगा या मैं किसी को कैसे पहचानता हूँ, मैं उसके नाम से पहचानता हूँ हमेशा। ठीक है, तो आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, जब भी हम किसी भी चीज को, किसी भी फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक को, प्रोग्राम के किसी भी फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक को हम कोई भी नाम देते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, आइडेंटिफायर्स कहलाएंगे। आइडेंटिफायर्स आर द नेम्स गिवन टू द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स इन अ प्रोग्राम। ये वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, लिस्ट भी हो सकते हैं, टपल्स भी हो सकते हैं, डिक्शनरी भी हो सकते हैं, फंक्शंस भी हो सकते हैं। मतलब जब भी मैं प्रोग्रामिंग में, जब भी मैं पाइथन में कुछ भी क्या करूंगा, मैं नाम दूंगा, तो वो क्या कहलाएंगे, मेरे आइडेंटिफायर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, मेरे आइडेंटिफायर्स कहलाएंगे। ठीक, अब जब भी हम कभी भी नाम देते हैं तो कुछ रूल्स होते हैं। आइडेंटिफायर को भी देने के लिए क्या होता है, हमारे पास रूल्स हैं। जैसे हम अगर सभ्य समाज की बात करें तो हम जनरली किसी को ऐसे भी नाम नहीं दे सकते। अब मान लीजिए किसी पेरेंट ने उसके बच्चे का नाम रख दिया गधा, तो अटेंडेंस हो रही है, बोला जा रहा है गधा कुमार, तो सब हंसने लगेंगे। तो इसीलिए क्या होता है, जब भी हम नाम देते हैं सभ्य समाज में, अब दोस्तों में तो आप कुछ भी नाम दे सकते हैं अपने दोस्तों को, लेकिन वो भी आप सबके सामने नहीं बोल सकते। तो जब भी हम प्रोग्रामिंग में भी क्या करते हैं, जब भी हम आइडेंटिफायर्स की बात करते हैं तो कुछ रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना होगा आइडेंटिफायर नाम को क्रिएट करने के लिए। तो पहला रूल है आपका, एन आइडेंटिफायर इज अ लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ अल्फाबेट्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर। जो भी आपके आइडेंटिफायर्स होंगे उसमें या तो आप अल्फाबेट यूज कर सकते हैं, मतलब ABCD, नंबर्स 0 से लेकर 9 तक, और एक स्पेशल कैरेक्टर, सिर्फ एक स्पेशल कैरेक्टर अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखिएगा, दिस इज हाइफन एंड दिस इज अंडरस्कोर। ये आपका हाइफन है, माइनस का साइन जैसे आप कहते हैं हाइफन, ये हाइफन है, और जो आप नीचे यूज कर रहे हैं ये है अंडरस्कोर। तो याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, अंडरस्कोर नीचे होता है और हाइफन क्या होता है, हमारे बीच में होता है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट है हमारा, कीवर्ड्स शुड नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफाई नेम। जितने भी हमारे कीवर्ड्स हैं, अभी हमने पढ़ा था कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, स्पेशल रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनका कोई स्पेशल ऑपरेशन होता है। ये सिर्फ उन्हीं काम के रिजर्व होते हैं, बाकी किसी चीज के लिए यूज नहीं होते। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं बच्चे हमारे, कीवर्ड्स कभी भी आइडेंटिफायर के तौर पर यूज नहीं किए जाएंगे। थर्ड पॉइंट मैंने अभी बताई थी ऊपर कि नो स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट अंडरस्कोर कैन बी यूज्ड इन आइडेंटिफायर। मतलब कोई भी स्पेशल लेटर अंडरस्कोर को छोड़कर आइडेंटिफायर के तौर पे यूज नहीं किया जा सकता। अच्छा, फिर आता है फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ आइडेंटिफायर कैन बी अल्फाबेट, अंडरस्कोर, बट नॉट डिजिट। मतलब आइडेंटिफायर अल्फाबेट से स्टार्ट हो सकता है आपका, अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। फिर आता है पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। मतलब अपर केस और लोअर केस जो लेटर्स हैं, आपके अपर केस और लोअर केस लेटर्स हैं, वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। यानी अमित और अमित और अमित, ये तीनों वर्ड्स क्या हैं, डिफरेंट हैं, क्योंकि यहां पे क्या कैपिटल और स्मॉल लेटर्स में डिफरेंशिएट होता है। पहले में एक ए कैपिटल है, दूसरे में सारे स्मॉल है, और तीसरे में ए और एम कैपिटल है, बाकी सारे स्मॉल है। तो क्या होगा बच्चे, ये तीनों क्या है, अलग अलग है। अच्छा, आइडेंटिफायर्स आर अनलिमिटेड इन लेंथ। अब आइडेंटिफायर यहाँ पे आप कितना भी बड़ा कर सकते हैं, कोई रूल नहीं है। जनरली अगर मैं ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करूँ तो वहाँ पे एक लिमिट सेट कर रखी है 32 कैरेक्टर्स, 64 कैरेक्टर्स या 128 कैरेक्टर्स तक। लेकिन पाइथन में भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप वेरिएबल का नाम कितना ही बड़ा कर सकते हैं, कितना भी छोटा कर सकते हैं। बस इतना याद रखिएगा, अगर आप जितना बड़ा कर रहे हैं तो प्रोग्राम में आपको उतना बड़ा ही यूज करना पड़ेगा, बार बार लिखना पड़ेगा और याद भी करना पड़ेगा। तो हालांकि आइडेंटिफायर्स अनलिमिटेड है, लेकिन जनरली हम कोशिश करते हैं कि रेलेवेंट नाम ही दें, कोई भी ऐसा नाम ना दे जिसको हमें याद करने में दिक्कत हो बाद में। अब यहां से क्वेश्चन आता है बोर्ड का, कई बार पेपर में आ ही जाता है कि आपको वैलिड और इनवैलिड आइडेंटिफायर्स पहचानने हैं। तो अगर हम बात करें वैलिड की, तो माई फाइल ये वैलिड है। क्यों, नॉर्मल अल्फाबेट्स हैं और डिजिट्स का कॉम्बिनेशन है। अगर हम अंडरस्कोर CHK की बात करें तो ये भी वैलिड है। क्यों वैलिड है, क्योंकि अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है,
अमित वैलिड है, डेट वैलिड है, फाइल 123 वैलिड है, ब्रेक, ब्रेक हमारा क्या है, वैलिड है। क्यों? क्योंकि जो कीवर्ड होता है वो स्मॉल ब्रेक होता है। वो क्या होता है? स्मॉल ब्रेक होता है। ये कैपिटल भी दे रख दिया है, तो ये क्या है, ये आपका आइडेंटिफायर है, लेकिन ये भाई साहब आइडेंटिफायर नहीं है। ये Z2, ये सारे क्या है, वैलिड आइडेंटिफायर्स है। अब देखते हैं भैया इनवैलिड आइडेंटिफायर्स क्या है। देखो डेटा रैक, बीच में क्या दे रखा है, हाइफन, ये अंडरस्कोर नहीं है, अंडरस्कोर क्या था हमारा, अंडरस्कोर बीच नीचे आता है, ये बीच में रखा है, तो ये एक स्पेशल कैरेक्टर को कंटेन कर रहा था अंडरस्कोर के अलावा, तो क्या कर रहा था, यहाँ पे ये इनवैलिड आइडेंटिफायर होगा। याद रखिएगा, अंडरस्कोर को छोड़ के कोई भी आइडेंटिफायर यूज, कोई भी कैरेक्टर यूज नहीं होता, स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं होता, ठीक है। अब 29 CLT, ये डिजिट से स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी एक इनवैलिड है। हाँ, CLT 29 हो सकता है, ये सही है, लेकिन 29 CLT नहीं है। CTL जो भी मैंने लिखा है ये नहीं है, ठीक है। मतलब अगर मैं लिखा 1 अमित, तो ये भैया आपका इनवैलिड है, अमित 1 वैलिड है, ठीक है। अब वही ब्रेक, ब्रेक क्या है आपका, कीवर्ड है, ये भी अलाउड नहीं है, ठीक है। अगर मैं लिखूं अमित स्पेस कुमार, तो ये भी आपका वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि बीच में भैया क्या आ गया, स्पेस आ गया। स्पेस भी एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, तो याद रखिएगा अंडरस्कोर को छोड़कर कोई भी कैरेक्टर यूज नहीं होता, डिजिट से स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। और आइडेंटिफायर कभी कभी भी कीवर्ड नहीं हो सकते। तो ये 3 अगर आपने कंसेप्ट याद रखे, तो आपका यहां से 1 नंबर किसी भी हालत में नहीं घटेगा, ठीक है। जनरली यहां से क्वेश्चन आ जाता है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये रूल्स जरूर याद कर लीजिएगा, ध्यान से याद कर लीजिएगा। वही हमारा एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज अ वैलिड आइडेंटिफायर इन पाइथन 3, ठीक है। पहले बात करें 3, ये देखिए अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है, यानी डिजिट से स्टार्ट नहीं हो रहा है, कीवर्ड नहीं है, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं है अंडरस्कोर के अलावा, इवन अंडरस्कोर भी नहीं है, तो ये क्या है, ये वैलिड है। ये किससे स्टार्ट हुआ है, ये आपका किससे स्टार्ट हुआ है, ये आपका अंडरस्कोर से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और क्या कहते हैं, कीवर्ड नहीं है, ठीक है। और क्या कहते हैं, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं है अंडरस्कोर को छोड़ के, तो ये भी वैलिड है। ये भी देखिए वैलिड है, कोई भी क्या कहते हैं, कीवर्ड नहीं है, डिजिट से स्टार्ट हुआ नहीं है, वैलिड है। अब यहाँ की बात करें, देखिए भैया यहाँ आ गया स्पेस, तो ये इनवैलिड है, क्योंकि स्पेस क्या है, अलाउड नहीं है। 5 रेडियस, देखिए 5 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी वैलिड नहीं है। अब ये अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है, ये स्पेस नहीं है, ठीक है, स्पेस नहीं है यहाँ पर, अंडरस्कोर रेडियस लिखा हुआ है, तो ये वैलिड है, ठीक है। अगर यहाँ अंडरस्कोर के बाद स्पेस होती तो ये वैलिड नहीं होता। रेडियस अंडरस्कोर अगेन वैलिड है, रेडियस वैलिड है, नन, नन भी वैलिड है। आपका कीवर्ड क्या है, कैपिटल NONE, इसीलिए मैंने कहा था कि ट्रू, नन और फॉल्स को जरूर याद रखिएगा, पेपर में घुमा के यहां से क्वेश्चन दे देते हैं, इसीलिए इसको याद रखिएगा। नन है ये वाला, क्योंकि सब स्मॉल लेटर्स में, नन कैपिटल में, तो ये क्या है, ये वैलिड नहीं होगा, लेकिन ये वाला वैलिड होगा, ठीक है। एड्रेस अगेन वैलिड है, ठीक है। आपका नेम वैलिड है। पास इज अ कीवर्ड, ये भी वैलिड नहीं है। देखिए 2 स्पेस रेडियस, 5 रेडियस और पास, ये क्या है, इसके आंसर है। और ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से एक है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं देता है वो। जितने भी हम जितना भी वो क्या कहते हैं चेंजेस कर सकता है, जितने भी कॉम्प्लिकेशन कर सकता है, मैं कोशिश करूंगा सारे यही करूंगा, कोशिश क्या, मैं सारे यही करा दूंगा, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस फिर कह रहा हूँ कि कंसेप्ट पे ध्यान रखिएगा। कंसेप्ट अगर एक बार आपको क्लियर है, तो किसी भी लेवल पे कितना भी क्वेश्चन कोई भी घुमा ले, आप फंसेंगे नहीं, आपका वो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। अब आता है आइडेंटिफायर्स आर द नेम्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल कॉमा फंक्शन इन अ प्रोग्राम, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, नाम्स होते हैं जो हम क्या कहते हैं देते हैं किसी को भी, ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाए, तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। तो आइडेंटिफायर्स आर द नेम्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई वेरिएबल फंक्शंस इन अ प्रोग्राम, ये क्या है इसका आंसर, ट्रू। देखिए ट्रू है। अब हम बात करते हैं लिटरल्स की। लिटरल्स क्या होते हैं, लिटरल्स डेटा आइटम्स होते हैं जिनकी फिक्स वैल्यू होती है, मतलब जो चेंज नहीं होती है। 4 होते हैं हमारे स्ट्रिंग लिटरल्स, आकाश, ए, ये सारी क्या है हमारी वैल्यूज हैं, याद रखिएगा। इसे आइडेंटिफायर के साथ कंफ्यूज मत हो जाएगा। आइडेंटिफायर हम नाम दे रहे हैं, उस नाम के अंदर जो वैल्यू स्टोर हो रही है वो कुछ भी हो सकती है,
वो आकाश हो सकती है, आकाश स्पेस कुमार हो सकती है, अंडरस्कोर 1 2 3 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है वैल्यू, ठीक है। तो ये क्या होती है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग याद रखिएगा, स्ट्रिंग वैल्यू जितनी भी होती हैं वो कोट्स के अंदर आती हैं। सिंगल कोट से स्टार्ट होंगी, सिंगल कोट पे खत्म होगी, डबल कोट से स्टार्ट होगी, डबल कोट पे खत्म होगी। याद रखिएगा, जिस कोट से स्टार्ट हो रही है उसी कोट पे खत्म हो रही है। मतलब अगर मैंने लिखा आकाश, मैंने सिंगल कोट से स्टार्ट किया तो सिंगल कोट पे खत्म करूंगा। मैंने लिखा रवि, अगर मैंने इसको डबल कोट पे स्टार्ट किया डबल कोट पे खत्म करूंगा, तो ये सही है। हाँ, मैंने लिखा अगर अमित, सिंगल कोट से शुरू करके डबल कोट पे खत्म कर रहा हूं, या डबल कोट से शुरू करके सिंगल कोट पे खत्म कर रहा हूं, तो ये क्या गलत है। तो याद रखिएगा, जिस कोट से स्टार्ट करिएगा, अगर सिंगल से स्टार्ट करें तो सिंगल पे खत्म करिए, डबल पे स्टार्ट कर रहे हैं तो डबल पे खत्म करिए, ठीक है। फिर आते हैं न्यूमेरिकल लिटरल्स। जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, इंटीजर वैल्यूज होती हैं, डेसिमल वैल्यूज होती हैं, ठीक है, ये सारी कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज। ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, वही आयोटा वाले। जनरली हम इसको प्रोग्रामिंग में यूज नहीं करते, सिर्फ इतना समझिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, ठीक है। फिर आते हैं बूलियन लिटरल्स। बूलियन लिटरल्स दो ही हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स। दो, या तो ट्रू क्या क्या ट्रुथ वैल्यू देगा, ट्रुथ मतलब 1, और फॉल्स क्या देगा 0। याद रखिएगा, ट्रू का मतलब होता है 1, फॉल्स का मतलब होता है 0, ठीक है। तो बूलियन लिटरल दो ही वैल्यू होती है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। अब ये इंपॉर्टेंट है, स्पेशल लिटरल नन, इसकी डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। जब भी हमें किसी भी वैल्यू की एब्सेंस क्रिएट करनी होगी, मतलब मैं चाह रहा हूं किसी वेरिएबल में कोई भी वैल्यू स्टोर ना हो, ठीक है। मतलब मैंने अगर लिखा x इजिकल टू, अगर मैंने 0 लिखा तो 0 भी एक वैल्यू है, ठीक है। अगर मुझे कोई एक ऐसी वैल्यू चाहिए जो कि क्या हो, जो कि एग्जिस्ट ना कर रही हो, तो मैं क्या लूंगा, x इजिकल टू नन लिख दूं। तो नन क्या करेगा, ये डिनोट करेगा कि x के अंदर समय कोई भी वैल्यू नहीं है। आप इसे वैक्यूम से कंपेयर कर सकते हैं कि कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो x इजिकल टू नन, तो नन क्या होता है, इट इज यूज्ड टू इंडिकेट एब्सेंस ऑफ एनी वैल्यू। आगे जाके हम लिस्ट पढ़ेंगे, तो लिस्ट जो होती है उसके एंड में भी क्या आता है, हमारी नन आता है। तो जहां पे लिस्ट खत्म होती है वहां पे क्या आएगा, हमारा नन आएगा। इट्स एक्ट लाइक फुल स्टॉप इन अ स्टेटमेंट, कि जब भी कभी हम कोई स्टेटमेंट खत्म करते हैं तो फुल स्टॉप लगाते हैं, वैसे ही जब भी कभी लिस्ट खत्म होती है तो इंटरप्रेटर अपने आप उसके एंड में क्या लगा देता है, नन लगा देता है, कि भैया ये हमारी यहाँ पे लिस्ट खत्म हो रही है, ठीक है। तो याद रखिएगा, स्पेशल लिटरल नन की डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। इट इज यूज्ड टू इंडिकेट एब्सेंस ऑफ एनी वैल्यू। It is also used to indicate the end of a list in Python. अब हम बात करते हैं वेरिएबल्स की, ठीक है। वेरिएबल्स क्या होते हैं, देखिए, अगर हम बात करें वेरिएबल्स की तो ये हमारी मान लीजिए रैम है, ठीक है, रैम। अब देखिए, रैम क्या होती है, जनरली हमारी 2 GB की होती है, 4 GB की होती है, 8 GB की। मान लीजिए इसकी 4 GB की रैम है, ठीक है। हम सबको पता है कि जो भी चीज़ हमारी एग्जीक्यूट होती है कंप्यूटर में, वो क्या एग्जीक्यूट होती है, रैम में एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। अगर ये 4 GB की रैम है, इसको जरा हम बाइट्स में कन्वर्ट करते हैं। 1 GB में कितने किलोबाइट, 1 GB में कितने मेगाबाइट होते हैं, 1024। यानी 4 GB में कितने मेगाबाइट हुए, 1024। अब 1 MB में कितने किलोबाइट होते हैं, अगेन 1024, और 8 बाइट होते हैं। तो अगर इसकी बात करूं, ये रैम इतने रजिस्टर से मिलकर बना है। आप समझ सकते होंगे कि कितनी बड़ी वैल्यू है। मैं यहाँ वैल्यू कैलकुलेट ना तो आपको करवा रहा हूँ, ना कह रहा हूँ कि आप करें, ना मैं करने वाला हूँ। आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी वैल्यू है, ठीक है। अब इमेजिन करिए कि एक कॉलोनी है जिसमें इतने सारे घर हैं, और आपको उसमें किसी के घर के पास जाना है, तो आपके उसका एड्रेस होना चाहिए, उसका कुछ नाम होना चाहिए, तभी आप पहुंच पाएंगे, वरना आप ढूंढते रह जाएंगे। क्यों? क्योंकि रैम में हमारा क्या होता है, वैल्यू रैंडमली मेमोरी लोकेशन पर स्टोर होती है। तो जब इन मेमोरी लोकेशंस को हम कोई भी नाम देते हैं, ठीक है, इन मेमोरी लोकेशंस को हम कोई ना कोई नाम देते हैं, वो क्या कहलाएंगे, वेरिएबल्स कहलाएंगे, ठीक है। और इन नाम के थ्रू ही हम उन मेमोरी लोकेशंस जिसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू स्टोर हो रही होगी, उसको क्या करेंगे, हम एक्सेस कर पाएंगे, यानी यूज कर पाएंगे। कंप्यूटर में चीजें यूज नहीं करते, कंप्यूटर में चीजें कहते हैं एक्सेस करते हैं। ये टेक्निकल वर्ड है, ठीक है। वी आर कंप्यूटर स्टूडेंट्स, तो हमें कोशिश करनी है कि टेक्निकल वर्ड्स का यूज करें, हमारे लिए चीजें आसान होंगी और हम दूसरों से अलग हो जाएंगे, ठीक। तो नेम असाइंड बाय प्रोग्रामर टू अ मेमोरी लोकेशंस टू होल्ड अ वैल्यू। तो वेरिएबल क्या होते हैं, कुछ मेमोरी लोकेशंस होते हैं जो कोई ना कोई वैल्यू को होल्ड कर रहे होते हैं, और उनका कोई भी हम नाम प्रोवाइड कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं, वेरिएबल्स। ईच मेमोरी लोकेशन होल्ड्स अ यूनिक एड्रेस, ठीक है। पाइथन इज अ डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज दैट इज नो नीड टू डिक्लेयर अ डेटा टाइप, ठीक है। यहाँ पर क्या हमें पाइथन में क्या होता है, डेटा टाइप को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती, बिना डिक्लेरेशन के बहुत आराम से काम हो जाता है। जैसे बात करें हम, ये लिखा है x इजिकल टू 10, तो मेमोरी में एक वेरिएबल ब्लॉक बनेगा जिसका नाम होगा x, और
के अंदर क्या वैल्यू जाएगी 10। उसके बाद मैंने आगे जाके लिखा x इजिकल टू हेलो, तो इसके अंदर क्या चली जाएगी x, इस ब्लॉक के अंदर क्या चलेगी हेलो वैल्यू चली जाएगी। ठीक है, ये लिखा है a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तो बच्चे क्या होता है पहले क्या जाएगा हमारा 10 सी में कॉपी होगा, फिर सी की वैल्यू बी में कॉपी होगी, फिर बी की वैल्यू ए में कॉपी होगी। मतलब ए ब्लॉक बनेगा, ए के अंदर 10 जाएगा, बी के अंदर 10 जाएगा और सी के अंदर 10 जाएगा। इक्वल टू क्या होता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। इक्वल टू क्या होता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। इक्वल टू क्या होता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। असाइनमेंट हमेशा होता है राइट टू लेफ्ट, याद रखिए असाइनमेंट क्या होता है हमेशा राइट टू लेफ्ट होता है। ठीक है, यानी यहां पर क्या होगा पहले 10 की वैल्यू सी में कॉपी होगी, फिर सी की वैल्यू बी में कॉपी होगी, फिर बी की वैल्यू ए में कॉपी होगी और अल्टीमेटली तीनों में क्या चलाएगा 10 वैल्यू चली जाएगी। अब नीचे आएंगे लिखा हुआ है ए कॉमा बी कॉमा सी इज इक्वल टू 10 कॉमा 20 कॉमा 30, तो ये भी लेफ्ट टू राइट होगा। ए में क्या जाएगा 10, बी में क्या जाएगा 20 और सी में क्या जाएगा 30। ठीक है, तो यहाँ पर ए में क्या जाएगा 10, बी में क्या जाएगा 20 और सी में क्या जाएगा आपका 30। ये क्या है आपका वेरिएबल्स असाइन करने का तरीका है। ठीक है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है कि इंपॉर्टेंट इसलिए कि पेपर में हमें कुछ क्वेश्चंस कई बार ऐसे असाइन करके दे देते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि भाई असाइनमेंट कैसे हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, तो ये आइडिया लगना चाहिए हम लोग को। फिर आता है हमारा स्वैपिंग ऑफ वैल्यूज। अच्छा, स्वैप करने का तरीका क्या है हमारा, देखिए मेरे पास एक वेरिएबल x, एक वेरिएबल है y, लिख तो x के पास क्या वैल्यू है 25, y के पास क्या वैल्यू है 50। अब मैंने लिखा x कॉमा वाई इज इक्वल टू वाई कॉमा एक्स, तो ये क्या स्वैप हो गया, मतलब y की वैल्यू x के अंदर कॉपी हो जाएगी और x की वैल्यू किसके अंदर कॉपी हो जाएगी y के अंदर। मतलब अब पहले x के अंदर कितनी वैल्यू थी 25, y के अंदर कितनी थी 50, अब x के अंदर क्या हो गई y की वैल्यू आ गई और y के अंदर क्या आ गई x की वैल्यू आ गई, तो ये क्या हो गई विच स्वैपिंग हो गई। फिर लिखा है x इज इक्वल टू 10, अब x प्लस 2, 10 प्लस 2 कितना हुआ 12, कहाँ गया y में, फिर x प्लस 5, 10 प्लस 5 15 कहाँ गया y में, तो अल्टीमेटली y की वैल्यू कितनी रहेगी 15 हो जाएगी और हम जब प्रिंट कराएंगे y को तो आउटपुट में क्या आएगा 15 आएगा। ठीक, देखिए ये लिखा है x कॉमा वाई कॉमा 10 इज इक्वल टू 5 कॉमा 10 कॉमा 7। देखिए x के अंदर यहाँ पे क्या वैल्यू है 5, y के अंदर क्या वैल्यू है 10 और z के अंदर क्या वैल्यू है 7। ठीक है, x के पास 5 है, y के पास 10 है और z के पास 7 है। अब यहाँ पे लिखा है x प्लस 6, तो x प्लस 6 कितना होगा 5 प्लस 1 कितना होगा, सॉरी x प्लस 1 लिखा था, 5 प्लस 1 कितना होगा 6 होगा, ये y प्लस 2 लिखा है, y कितना है 10, 10 प्लस 2 कितना हुआ 12, z माइनस 1 7, 7 माइनस 1 कितना हुआ 6 हुआ, तो ये क्या वैल्यू हो गई 6 12 6, 6 की वैल्यू कहाँ जाएगी y में, तो y की वैल्यू कितनी हुई 6, z में क्या जाएगी 12, तो z की वैल्यू कितनी हुई 12 और x की वैल्यू कितनी हुई 6। जो हम प्रिंट कराएंगे x y z तो आउटपुट आएगा 6 6 12 6 6 12। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत आराम से चीजें। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं जरा इस वाले की। यहाँ लिखा है x और हमने प्रिंट कराया x, तो यहाँ पर आ जाएगी एरर। एरर क्यों आ जाएगी, देखिए पाइथन में कभी भी हम कोई वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू होना जरूरी है। अगर हम वैल्यू नहीं डाल रहे हैं तो हमें उसके अंदर नन इंसर्ट कराना पड़ेगा। ठीक है, ये रूल है पाइथन का। अगर आप वैल्यू नहीं करेंगे, मतलब अगर मैं इसको बहुत सिंपल वर्ड में बोलूँ तो मेमोरी ब्लॉक को हम खाली नहीं छोड़ सकते, उसके अंदर हमें कोई ना कोई वैल्यू डालनी पड़ेगी। अगर कोई भी वैल्यू नहीं डाल रहे हैं तो उसमें हमें क्या डालना पड़ेगा नन डालना पड़ेगा, यानी कुछ ना कुछ वैल्यू उसमें इनिशियलाइज करानी पड़ेगी। अनइनिशियलाइज्ड वैल्यूज कांट बी यूज इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, अब मैंने क्या किया x इजिकल टू 10 लिखा, तो x के अंदर कोई ना कोई वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, और प्रिंट कराऊंगा x को तो प्रिंट कर जाएगा 10, मतलब अनइनिशियलाइज्ड वैल्यूज कांट बी यूज इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब बात करते हैं डायनेमिक टाइपिंग की। डायनेमिक टाइपिंग की वही बात है, x इजिकल टू 10 लिखा, y इजिकल टू 0 लिखा, x को जब 6 से डिवाइड किया, x को जब 2 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। मैं प्रिंट कराऊंगा y को तो प्रिंट क्या हो जाएगा प्रिंट हो जाएगा 5। अब x इजिकल टू डे लिखा और फिर डिवाइड कराऊंगा y इजिकल टू
x डिवाइड बाई 2, यहाँ पे एरर देगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग है, डे को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, स्ट्रिंग को डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे एरर आ जाएगी। तो यही डायनेमिक टाइपिंग है, क्योंकि हम यहाँ पे टाइप नहीं दे रहे हैं। एक्स के अंदर देखो पहले इंटीजर वैल्यू आ रही थी, फिर क्या आ रही है? स्ट्रिंग वैल्यू आ रही है। तो एरर कभी भी पाइथन में रुकेगा नहीं कि भैया कि आपने इस टाइप की चीज़ थी, पहले आप इंटीजर टाइप की डाले थे, फिर आप स्ट्रिंग की डाले, तो यहाँ पे पाइथन एरर नहीं शो करेगा, वो रुकेगा भी नहीं। मैं जनरली अगर हम बात करें और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की, वहाँ पे डिक्लेरेशन होता है, वहाँ पे हम क्या करते हैं? टाइप डिक्लेयर कर देते हैं कि भाई इस वेरिएबल का टाइप इंटीजर है, तो अब इस वेरिएबल में इंटीजर के अलावा कोई और वैल्यू नहीं जाएगी। तो पाइथन में ऐसा नहीं है, वो डायनेमिकली कर सकता है, अपना टाइप चेंज कर सकता है। डायनेमिक मतलब रन टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम टाइप चेंज कर सकता है। तो कई बार ये उसके बेनिफिट का भी काम करती है और कई बार इसमें एरर भी आ जाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पाइथन क्या हमारा डायनेमिक टाइपिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेरिएबल इंटरनल्स की, ठीक है। अब जब भी हम कभी भी कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं, ठीक है, जब भी हम कभी भी कोई भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं, तो हम क्या करते हैं? वहां पे 3 चीजें आती हैं। मैंने लिखा x इज इक्वल टू 10, तो एक x नाम का एक ब्लॉक बनेगा, उसके अंदर क्या वैल्यू जाएगी? 10 जाएगी। तो उसमें 3 चीजें आएंगी, पहला आएगा वैल्यू, दूसरा आएगा टाइप, और तीसरा आएगा आपका आईडी। वैल्यू का मतलब है उसके अंदर क्या वैल्यू स्टोर हो रही है। मैंने प्रिंट कराया x, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, उसके अंदर क्या वैल्यू हो रही है। फिर आता है टाइप, वो वैल्यू किस टाइप की है। टाइप बनाने के लिए मेरे पास कौन सा मैटर है? टाइप मैटर, टाइप बताने के लिए, ठीक है। मैंने टाइप लिखा x, तो आउटपुट में आएगा क्लास इंट, क्योंकि किस टाइप की वैल्यू है? इंटीजर टाइप की वैल्यू है, ठीक है। अगर मैं टाइप लिखूंगा 3.4, तो आउटपुट में आएगा क्लास फ्लोट। क्यों? क्योंकि किस टाइप की वैल्यू? फ्लोट टाइप की। ऐसे स्ट्रिंग करूंगा तो स्ट्रिंग आएगा, लिस्ट हम आगे पढ़ेंगे तो लिस्ट आएगा, टपल पढ़ेंगे तो टपल आएगा। ये चीजें हैं, ये बताता है कि किस टाइप की वैल्यू है, ठीक है। फिर तीसरा जो इंटरनल है वो जनरेट होता है आईडी। अब आईडी क्या होता है? आईडी एक एड्रेस होता है, 41062, मैंने कुछ भी लिख दी 40162, ये क्या इसका एड्रेस है। मतलब कंप्यूटर, ये ऑपरेटिंग सिस्टम वैल्यू को इस एड्रेस के व्याप पे पढ़ेगा, और हम किसके व्याप पे पढ़ेंगे? इस नंबर के व्याप पे, इस वेरिएबल नेम के व्याप पे, ठीक है। यानी 10 इस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है, ये आईडी कहलाएगी। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम एड्रेस भी बोलते हैं, ठीक है। रैंडमली जनरेट होते हैं, हमें इससे मतलब नहीं, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। जो भी मेमोरी ब्लॉक खाली होगा रैंडमली वहां जाके हमारी कोई भी वैल्यू बैठ जाएगी, वो वैल्यू ऑक्यूपाई कर लेगी, वो होल्ड कर लेगी वो जगह, ठीक है। इससे हमें मतलब नहीं होता। हाँ, बस पता होना चाहिए कि एक आईडी जनरेट हो रही है या एक एड्रेस जनरेट हो रहा है, जिसके जो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको क्या करेगा? यूज करेगा, ठीक है। तो अगेन हमारे काम का नहीं इतना ज़्यादा, बस इतना पता होना चाहिए कि हमारे पास 3 इंटरनल्स होते हैं, वैल्यू, टाइप, आईडी। वैल्यू क्या होती है? जो वैल्यूज वेरिएबल में स्टोर हो रही है। टाइप किस टाइप की है, और आईडी जिसका क्या होगा? एड्रेस होगा, ठीक है। अगर हम बात करें अब वेरिएबल डिक्लेरेशंस इम्प्लिसिट इन पाइथन और नॉट, जो वेरिएबल डिक्लेरेशन है वो क्या है हमारा? इम्प्लिसिट है कि नहीं? तो भैया ये क्या है? ट्रू है। वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल क्या होता है हमारा? जो डिक्लेयर हो किस टाइप का है, वो पाइथन अपने आप कर देती है कि वो इंटीजर टाइप का है, फ्लोट टाइप का है, वो हम कभी भी नहीं करते हैं, ठीक है, पाइथन में। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन इन पाइथन इज इम्प्लिसिट। अब वेल बात करते हैं एल वैल्यू, आर वैल्यू। देखिए एल वैल्यू क्या होती है? एल वैल्यू रिप्रेजेंट्स एन ऑब्जेक्ट दैट ऑक्युपाइज सम आइडेंटिफाइबल एड्रेस इन द मेमोरी। The variable which is at the left hand side of an assignment of operator is called left value और r value। मैंने लिखा x is equal to 4, तो ये जो x है ये कहलाएगी मेरी l वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड। ये क्या करेगी? ये कोई भी एड्रेस को आइडेंटिफाई करेगी, ठीक है। और r वैल्यू क्या होती है? जो राइट साइड पे होती है, जो भी कोई भी वैलिड वैल्यू होगी, वैलिड एक्सप्रेशन होगा, वो क्या कहलाएगी? उसकी r वैल्यू, ठीक है। जनरली क्वेश्चन आता नहीं है, बस हमें वाइवा के लिए पता होना चाहिए। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एल वैल्यू आर वैल्यू क्या होती है, जनरली यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। अब आते हैं हमारे कमेंट्स, ठीक है। कमेंट्स क्या होते हैं? Informational text added in a program to enhance its readability is known as comments, ठीक है। यहाँ ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है कि कई बार पेपर में एक आध नंबर में डेफिनेशन पूछ लेते हैं। तो इंफॉर्मेशनल टेक्स्ट, जो भी हम प्रोग्राम लिखते टाइम पे जो भी हम इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे होते हैं, जो भी हम इंफॉर्मेशन लिख रहे होते हैं, ठीक है, जो भी ऐड कर रहे होते हैं प्रोग्राम में। जैसे मैंने लिखा एक प्रोग्राम लिखा मैंने, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू a प्लस b, और प्रिंट करा दिया मैंने c को। तो ये क्या कर रहा है? a की वैल्यू 4 है,
बी की वैल्यू 5 है, सी इज इक्वल टू लिखा ए प्लस बी, तो 4 प्लस 5 ऐड होगा, 9 कहाँ जाएगा, सी में, प्रिंट करा दिया सी को, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अब मैंने क्या किया, इसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन स्टोर कर दी, मैंने लिखा दिस इज एडिशन, तो ये क्या बन जाएगा, कमेंट बन जाएगा। ये एक इंफॉर्मेशनल टेक्स्ट है इस लाइन के लिए, ठीक है, कि भाई ये बता रहा है कि भाई ये क्या है, ये एडिशन है, जो एक एडिशन कर रहा है, ठीक है, ये कमेंट कहलाएगा। ये कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होते, ये क्या होते हैं, इग्नोर हो जाते हैं। जनरली जो कमेंट्स होते हैं हमारे, वो किससे स्टार्ट होते हैं, हैश से स्टार्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। तो इंफॉर्मेशनल टेक्स्ट एडेड इन अ प्रोग्राम टू एनहांस दिस रीडेबिलिटी इज नोन एज कमेंट, दे आर इग्नोर्ड बाय इंटरप्रेटर। इन पाइथन कमेंट्स आर स्टार्टेड विद हैश। जितने भी कैरेक्टर्स हैश के बाद उस फिजिकल लाइन, मतलब उस पर्टिकुलर लाइन तक जितने भी कैरेक्टर्स आएंगे एक बार हैश को स्टार्ट होने के बाद, तो वो सारे किसका पार्ट होंगे, कमेंट्स का पार्ट होंगे। दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सिंगल लाइन कमेंट जो एक ही लाइन में आते हैं, और दूसरे होते हैं मल्टी लाइन कमेंट जो एक से ज्यादा लाइन में आते हैं। दो तरीके, हर लाइन को हैश बनाओ तो वो मल्टी लाइन बन जाएगा, या ट्रिपल कोट्स का यूज कर लो, जहां से ट्रिपल कोट स्टार्ट करोगे नेक्स्ट लाइन पे जहां पे ट्रिपल कोट खत्म करोगे वो किस में आ जाएगा, वो मल्टी लाइन कमेंट में आ जाएगा। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस रहते हैं इसके, तो इसको अच्छे से कर लीजिए। कमेंट्स आर नॉट एग्जीक्यूटेड बाय पाइथन, ट्रू और फॉल्स, भैया ये क्या है, ट्रू है, कमेंट्स पाइथन एग्जीक्यूट नहीं करता, तो ये क्या है, ट्रू। अब बात करते हैं एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट्स की, ठीक है। एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, चलिए इसको हम करते हैं कल, ठीक है। एक्सप्रेशन, स्टेटमेंट, टाइप कन्वर्जन, इम्प्लिसिट, ये सब चीजें हम करेंगे कल। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और फिर कह रहा हूँ कि चीजें आसान हैं, टफ नहीं है। कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए, कंसेप्ट अगर आपके क्लियर होंगे तो बहुत अच्छे से आप कर लेंगे। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये सारी चीज़ें तो मैं पहले से ही पता है, लेकिन यकीन मानिए यही सारी चीज़ें आगे जाके कन्फ्यूज़न क्रिएट करती हैं, यही आपका बेस बनाएंगे। और एक बार अगर आपने बेस अच्छा कर लिया तो उसके बाद उसके ऊपर बहुत अच्छी इमारत खड़ी हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, इस क्लास को हम कैसे और ज़्यादा बेटर बना सकते हैं, इसको आप बताइएगा। अगर वैलिड होगा, चीज़ें अच्छी होंगी, तो हम कोशिश करेंगे कि और बेटर बनाएं। और ठीक है, एंड हैव अ नाइस डे। एंड अगेन आई विश, आई होप कि हम सबके मार्क्स बहुत अच्छे आएँ, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएँ, मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आएँ, क्योंकि मेरे मार्क्स भी आपके ही मार्क्स हैं, आपके मार्क्स भी मेरे ही मार्क्स हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स के मार्क्स से ही टीचर डिफाइन होता है। तो आई विश कि आप सबके मार्क्स बहुत अच्छे हैं। बस हिम्मत मत हारिएगा, और जिन्होंने पढ़ना नहीं शुरू किया है अब पढ़ना शुरू कर दीजिए, रिजल्ट डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। कंप्यूटर आपकी परसेंटेज उठाने का काम करेगा, ना कि गिराने का। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।